नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और मेरे साथी पवन नारा भी हैं हमारे साथ। आज नतीजों से पहले नतीजों का दिन है। जी हां, आज हरियाणा में मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग पहले ही पूरी हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर एक साथ वोट आज पड़े हैं और करीब 1 घंटे तक और वोटिंग अभी होने जा रही है। और इसके साथ जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाएगी, आप एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे होंगे और आज हम आपको देंगे वो इशारा, वो एक अनुमान जो आपको 8 तारीख की सुबह के बाद लगातार पता चलना शुरू हो जाएगा जब वोट असलियत में गिने जाएंगे। बहरहाल हरियाणा उत्तर भारत का वो राज्य है जहां आमतौर पर हाई वोटिंग परसेंटेज रहती है। 2014 के असेंबली इलेक्शन में हरियाणा में 76.5% वोट हुआ था। 2019 के विधानसभा चुनाव में यह परसेंटेज 68% के ऊपर रहा। 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें भी बहुत अच्छा मतदान हुआ था। अब आज सुबह से वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी देखी गई थी, लेकिन दोपहर के बाद इसमें तेजी आ गई है। हरियाणा में माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज अगर 2014 के ऊपर गई तो बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। अगर मतदान प्रतिशत 2019 से कम रहता है तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसको फायदा होगा। मतदान की बहरहाल स्थिति क्या रहती है ये थोड़ी देर में जो है अब से साफ हो जाएगी। पवन, बिल्कुल, हरियाणा की वोट रिपोर्ट आपको दिखाएं उससे पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके से हरियाणा का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। कांग्रेस के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि हरियाणा में उनकी सरकार बनने वाली है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या 10 साल बाद हरियाणा में कांग्रेस सरकार की वापसी होगी? क्या सीनियर हुड्डा सीएम बनेंगे या जूनियर हुड्डा को मौका मिलेगा? क्या ऐसी भी कोई स्थिति बन सकती है जिसमें कुमारी शैलजा के लिए चांस बन जाए? बीजेपी का अपना अलग कैलकुलेशन है। बीजेपी कह रही है कि वो हैट्रिक लगाएगी। हरियाणा में लगातार तीसरी बार कमल खिलेगा। राजनीति में दावे तो होते ही रहते हैं, हर पार्टी दावा करती है, लेकिन वोट तो डल चुके। अब दावा करने से कोई फायदा नहीं। अब तो वही होगा जो ईवीएम में कैद हो चुका है। आज हम हरियाणा की बात करेंगे सर। हरियाणा की भी करेंगे, जम्मू कश्मीर की भी करेंगे और पहले हरियाणा, जिसमें हम एक एक सीट आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और शुरुआत में जितनी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां क्या हाल है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सीट पर उनका इलेक्शन कैसा गया, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। और आपको जानते हैं कि हरियाणा तो मशहूर है इस बात के लिए कि यहां पर राजनीति में खानदान चुनाव लड़ते हैं। आज उन खानदानों के जितने चिराग जो हैं इस चुनाव में उतरे हुए हैं उन सब की हम बात करेंगे। लेकिन मैंने आपसे वोटिंग परसेंटेज का जिक्र किया था। वोटिंग परसेंटेज जो अभी तक का सामने आ चुका है वो हम आपको बता दें। 5 बजे तक का जो डेटा अभी तक कंपाइल होकर के आया है उसमें अंबाला में 54% मतदान हो चुका है। गुरुग्राम में 40% वोट पड़ा है। मिलेनियम सिटी है लेकिन वोट कम हुआ। करनाल में 54%, पंचकुला में 46% वोट हुआ है। भिवानी में 55% के करीब मतदान हो चुका है। हिसार में 55%, कुरुक्षेत्र में 56% वोट हुए हैं। पानीपत में 53%, चरखी दादरी में 52% वोट हुआ है। झज्जर में 54%, महेंद्रगढ़ में 57%, रेवाड़ी 54%, फरीदाबाद 46-46%, जींद में 58%, मेवात में जो मुस्लिम बहुल बेल्ट है हरियाणा की वहां 61% वोट हुआ है। रोहतक में 56%, यानी कि हुड्डा परिवार के गढ़ में, फतेहाबाद में 57%। बिल्कुल, कैथल में 55% मतदान हुआ है। पलवल एक बार फिर यहां दक्षिण हरियाणा का इलाका, वहां 60%, सिरसा में 53%, सोनीपत में 51% और यमुनानगर अगर आप देखेंगे तो उत्तरी हरियाणा है, हाईवे बेल्ट से लगता हुआ इलाका, वहां पर फिर एक बार 61% वोट हुआ है। तो कुल मिलाकर पिछले चुनाव के मुकाबले वोट परसेंटेज स्लो दिखाई दिया था। अब देखना होगा कि आखिरी 2 घंटे में कितनी वोटिंग होती है और कितना इसमें सुधार होता है। 8 तारीख को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे। दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और आज सवाल सामने यह है कि 10 साल जो डबल इंजन की सरकार चली वहां पर केंद्र और विधान और राज्य में, उसमें क्या अभी इतनी स्टीम बाकी है कि अगले 5 साल के लिए और जनता का मैंडेट उसको मिलेगा? कांग्रेस पार्टी अपना एक बहुत बड़ा चांस देखती है 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद। और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह चुनाव लड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हुड्डा परिवार है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो वहां 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा के समीकरण पूरी तरीके से बदले हुए हैं।
डिलिमिटेशन के बाद कई सीटें बढ़ गई हैं विधानसभा में। इसके अलावा 5 नॉमिनेटेड सदस्य भी इस बार विधानसभा को मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जम्मू कश्मीर को लेकर के यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर वहां सरकार बना सकती है पहली बार। इससे पहले उन्होंने जरूर पीडीपी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, लेकिन अगर जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चला तो वो हो सकता है जो जम्मू कश्मीर असेंबली में आज तक कभी नहीं हुआ, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी हो सकता है। और उससे आगे बढ़कर आपको कहें तो क्या जम्मू कश्मीर को पहली बार कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर भी मिल सकता है। लेकिन पहले बात हम हरियाणा की करेंगे। मैं आपको आज हमारे इस हरियाणा और जम्मू कश्मीर के पूरे चुनाव को समझने के लिए, आपको बताने के लिए सीट दर सीट हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजकुमार सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत आपका। अर्जुन सिंह कादियान जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ हैं, जो कि हिंदुस्तान की हर छोटी बड़ी राजनीतिक खबर खास तौर पर उसकी नब्ज पर अपनी उंगली रखते हैं। तो देवेंद्र से ही शुरुआत कर लेते हैं। देवेंद्र, आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर, पहले तो बीजेपी के लिए ये दोनों स्टेट्स क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं, जब हमारे पीछे अभी लोकसभा का चुनाव अभी गया है? और सिर्फ पॉलिटिकली नहीं सौरभ, पॉलिटिकल से परे हट के देखें तो समझ में आएगा कि कितना कितना इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिहाज से, केंद्र की सरकार के नज़रिए से अगर आप समझें तो। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अगर इन तीनों ही राज्यों में गैर बीजेपी शासन है तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार के प्रोटेस्ट पिछले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में देखने को मिलेंगे। और पिछली बार आपने देखा कि हरियाणा ने किस प्रकार सक्सेसफुली उनको दिल्ली आकर यहाँ उपद्रव बनाने से रोक दिया था, उसे मचाने से रोक दिया था। वो स्थिति कितनी भयावह हो जाएगी और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली अगर देखें तो। क्योंकि हरियाणा में 2 बार की लगातार सरकार, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो ही जाता है, तो यहाँ पर राज्यों की सरकार को बार बार रिपीट करना इतना आसान काम नहीं होता। तो ये उतना बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है, खासतौर पर तब जब हरियाणा में स्टेट लेवल पर आपके पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं, चाहे मुख्यमंत्री खट्टर की बात कर ले पहले जो रहे थे, या अभी मौजूदा मुख्यमंत्री सैनी की बात कर लें, इन दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि अपने दम पर अपने क्षेत्र में भी वोट खींच सके। तो वैसे कंडीशन में 2 बार के शासन के बाद अगर आप हार भी जाते हैं तो पॉलिटिकल मैसेज कोई बहुत बुरा नहीं है। इतना जरूर है कि जो खतरा मैंने आपको बताया वो समस्या ज्यादा बड़ी समस्या होगी, और वो कंसर्न नजर आता है बीजेपी नेताओं से बातचीत में। और जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है सौरभ कि पिछले 4 सालों में जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वहां पर दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर एकदम से बदल गई। ऐसे में अगर कोई वैसी सरकार आ जाए जो कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल ना करे तो फिर ये गाड़ी डिरेल हो सकती है। और स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन का रोल रहता ही रहता है। केंद्र सरकार का कितना भी दखल हो, भले ही केंद्र शासित प्रदेश हो, स्थानीय सरकार का रोल रहता है। और वहाँ पे मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो कि आप कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों से तालमेल ना रखें केंद्र सरकार के साथ, वो एक समस्या हो सकती है। और उस लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट है केंद्र सरकार के लिहाज से अगर आप बात करें तो, जो कि बीजेपी की सरकार है, और वो चिंता नजर आती है बीजेपी नेताओं से बातचीत में। आज एग्जिट पोल में हम शुरुआत जो है हरियाणा से करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी देवेंद्र ने आपको बताया, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात अब से थोड़ी देर के बाद। पहले हम आपको हरियाणा से आए कुछ हॉट बयान दिखाते हैं। पवन मेरे साथ हैं, पवन हरियाणा घूम करके आए पूरे इलेक्शन के अंदर। जितने कैंडिडेट हैं मुझे लगता है उतने ही लगभग सीएम उम्मीदवार भी घूम रहे हैं। बिल्कुल, सीएम उम्मीदवार घूम रहे हैं। और अब की बार पहली बार ऐसा देखने को मिला कि बीजेपी जो एक डिक्लेयर्ड उम्मीदवार के साथ है, वहां बीजेपी से भी दावेदार सामने थे, चाहे वो अनिल विज हो और चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे और भी कई दबी कुचली उम्मीदें हैं जिनको पिछले बराबर है। कांग्रेस में भी ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, कांग्रेस में भी ऐसे ही है। लेकिन कांग्रेस में जितना झगड़ा दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा झगड़ा टिकट बंटवारे के वक्त ही सेटल होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरीके से हुड्डा परिवार की एक छत्र चली, टिकट बांटी गई, जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने मुकाबला लीड किया, अगर आप देखेंगे ग्राउंड पे, तो असली लड़ाई कांग्रेस में यहां शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की नहीं है। आप देखना, लड़ाई होगी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की। भूपेंद्र हुड्डा कहेंगे कि मैं अभी रिटायर और टायर्ड नहीं हूं, लेकिन जमीन पर जो हमने महसूस किया है, दीपेंद्र हुड्डा इस चुनाव की अगुवाई करते हुए नजर आए हैं। उम्मीदवार के कंधे पर हाथ रखकर कहते आए हुए हैं कि आप इन्हें जिताइए, इन्हें बड़ा मैं बनाऊंगा। दीपेंद्र हुड्डा कौन? सांसद, लेकिन वो एक बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आज जो दावे हुए, लेकिन एक बार आप वो जरा सुन लीजिए। कौन 50 सीट की बात कर रहा है, कौन 70 सीट की बात कर रहा है चुनाव के अंदर, कौन कह रहा है कि तीसरी बार सरकार बनना भारतीय जनता पार्टी की तय है, किसकी हवा निकलने वाली है, सारी बातें।
सामने है जो लोगों का जोश उत्साह ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से पिछड़ चुकी है। कांग्रेस क्योंकि झूठ का सहारा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कांग्रेस ने की, परंतु देश के अंदर जहां पर भी कांग्रेस ने झूठ बोला, हिमाचल और उसके बाद कर्नाटका फिर तेलंगाना, एक बार झांसे में जरूर आए। कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल दो नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। इस बार मैं समझता हूँ जो पहली बार 14 का जो हमारा रिजल्ट था उससे भी ज्यादा बढ़ करके आएगी, और मैं समझता हूँ 50 से ज्यादा मैं जब 2014 में हमारी सरकार आई, मैं उस वक्त भी सीनियर मोस्ट था, और उससे पहले 2009 से 2014 तक की प्लान में मैं भाजपा का विधायक दल का नेता था। कांग्रेस के सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे मैंने उठाए, जिनके आज केस चल रहे हैं हुड्डा जी के खिलाफ। मैंने तब भी दावा नहीं किया। अब जब अदला बदली हुई, मनोहर लाल खट्टर जी को हटाकर नायब सैनी को बनाया गया, मैंने तब भी दावा नहीं किया। लेकिन हरियाणा के लोगों में एक बात चली कि अगर सबसे जूनियर आदमी नायब सैनी मुख्यमंत्री बन सकता है तो अनिल विज क्यों नहीं। उस पर हमारे कुछ सियाने लोगों ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अनिल विज भी ठीक है, हम उसको भी बनाना चाहते थे, लेकिन वो तो बनना नहीं चाहता, वो इनकार करता। मैंने उस बात का जवाब दिया। पार्टी ने जो आदेश दिया, और अगर पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाएगी तो मेरा इनकार नहीं है, और अगर बनाएगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। और अगर पार्टी ने चाहा तो आप सबसे अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मैं तुम्हें इनविटेशन दे रहा हूं। उनकी पार्टी चाहेगी तो मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे चंडीगढ़ में, कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारा तो घर उनके लिए, विज साहब के लिए खुला ही रहेगा। उनको मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात उनसे करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम अनिल विज जी को न्योता दे देंगे और उनसे बढ़िया मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री करेंगे। पिछली बार इनका दावा था 75 पार का, था कि नहीं था? 40 पे रुक गए थे कि नहीं? इस बार तो कह रहे हैं कि हम चाहे कुछ भी हो, आज सुबह मैं देख रहा था बयान कि हम मेजोरिटी से ऊपर चाहे एक सीट आएगी आ जाएगी। तो पिछली बार तो 75 पार 80 की बात चल रही थी और 40 पे रुक गए। इस बार तो 45-50 की बात ये खुद ही कह रहे हैं। अब विज साहब की माने तो चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं, उनकी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं, बस मुख्यमंत्री का नाम तय करना बाकी रह गया है। और हुड्डा साहब को आपने देखा, दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे थे, नेताओं में एक बात खूब होती है, कॉन्फिडेंस में किसी की कमी नहीं आपको दिखाई देगी। भले ये चुनाव एक तरफा क्यों ना चला गया हो, लेकिन फिर भी आपको दोनों दलों के नेता ऐसे दिखाई देंगे जैसे वही चुनाव जीत रहे हैं। राजकुमार जी, इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात चली क्या? मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में दोनों पार्टियों में जो झगड़ा हुआ टिकट बंटवारे को लेकर शुरू में, सबसे पहला मुद्दा चुनाव के लिए वही था। बीजेपी में आमतौर पर नहीं होता, कांग्रेस में हमेशा होता है, लेकिन बीजेपी में भी अंतर विरोध इतना हुआ, विरोध भी हुआ, लोगों ने पार्टियां भी छोड़ी, बगावत भी हुई। लेकिन अच्छी बात यह कि शुरू के 15 दिन में इस सब पर काबू पा लिया गया। उसके बाद अगर मुद्दे की बात करें, जैसा आपने भी इशारा किया, यह भी पहली बार हुआ कि दोनों तरफ से 3 लोगों ने गंभीरता के साथ चीफ मिनिस्टरशिप पर दावा ठोका। बीजेपी से नायब सैनी डिक्लेयर्ड उम्मीदवार हैं, अनिल विज ने दावा किया, और राव इंद्रजीत सिंह कई बार पहले भी कह चुके हैं कि अहिरवाल की इच्छा है कि वो सीएम बने। इसी तरह कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वाभाविक चेहरा है मुख्यमंत्री पद के लिए। कुमारी सैलजा ने ओपनली दावा किया और रणदीप सुरजेवाला ने भी किया। तो 3 दावेदार सीएम के एक छोटी सी स्टेट में दोनों दावेदार दलों की तरफ से आना बड़ी बात थी। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव की अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस अपनी जगह। आपने 2 दलों की बात कही, अब तीसरे, चौथे, 5वें नंबर के दल के नेता से पूछेंगे तो ये कहेगा कि हम ही जीत रहे हैं, सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी। तो कॉन्फिडेंस तो पॉलिटिक्स में एक मुझे लगता है प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, वो होना ही चाहिए। लेकिन ये चुनाव के बीजेपी कांग्रेस के बीच ही रह गया, या जो बाकी दल हैं, जेजेपी है, आईएनएलडी है, उनका अलायंस भी है, अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ रहे हैं,
उनका भी कुछ शेयर दिखेगा? सौरभ जी, मुझे लगता है कि चुनाव मोटे तौर पर दो ही दलों के बीच था, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन ये जो नाम आप गिना रहे हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का अलायंस हो, चाहे जेजेपी और एएसपी का अलायंस हो, या आम आदमी पार्टी अलग से हो, इनका रोल मुझे लगता है कि कई सीटों पर, क्योंकि पिछली बार 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें ऐसी थी जिनमें हार जीत का मार्जिन बहुत कम था। जी हाँ। तो अगर ये कितने वोट काटते हैं, ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे अलग बात है। मुझे लगता है शायद आईएनएलडी बीएसपी अलायंस कोई 1-2 सीट निकाल ले, बाकी किसी के जीतने की संभावना नहीं है। इनसे ज्यादा निर्दलीय जीत सकते हैं। लेकिन जो ये वोट काटेंगे, वो कहीं ना कहीं जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको टिल्ट कर सकता है, अगर दोनों के बीच बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ तो। एक अहम सवाल हो जाता है राजकुमार जी, जिस तरीके से जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी, 18% वोट थे। अब की बार जेजेपी का कोई खास नाम लेवा हरियाणा में दिखाई नहीं दिया। आप भी मान रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, तो ऐसे में वो 18% वोट कहां जा रहा है? क्योंकि उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अगर एक तरफा गया तो फिर किसी की भी बाजी पलट सकता है। नहीं, देखिए, अगर वो वोट एक तरफा गया तो बाजी किसी की नहीं पलटेगी, जो सत्ता में है उनकी पलट जाएगी। और अगर 2019 में जेजेपी नहीं होती तो शायद हम पिछले 5 साल से हरियाणा में कोई दूसरी सरकार देख रहे होते। तो ये बहुत जरूरी है कि बीजेपी के लिए कि मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट हो। ठीक। अगर डायरेक्ट फाइट हो गई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, तो कांग्रेस का अपर हैंड बहुत ज्यादा है। और इस चुनाव में भी हम देखें तो आखिर तक का अगर रीड कर लें, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। लोकसभा चुनाव के बाद लग रहा था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, हरियाणा में आंधी चल रही है। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो कांग्रेस का हल्का सा एज है। वन साइडेड इलेक्शन नहीं है, कोई स्वीप नहीं है, कोई आंधी नहीं है, लेकिन एज कांग्रेस का है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बाकी कंटेंडर हैं, चाहे जेजेपी का अलायंस हो, आईएनएलडी का अलायंस हो, आम आदमी पार्टी हो या इंडिपेंडेंट भी हो, वो कहां कितने वोट काटते हैं, वो एक बैलेंसिंग फैक्टर जरूर होगा। अर्जुन सिंह कादियान जी भी हमारे साथ हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत आपका। इस चुनाव को आपने कैसे देखा? ये कोई एक तरफा चुनाव है, क्लोज कॉन्टेस्ट का चुनाव है? बहुत से लोग कहते हैं हरियाणा में हंग असेंबली के आसार हैं। हंग असेंबली तो बोला मतलब अजम्पशन थोड़ा मिक्स हो जाएगा। अभी ये जरूर है, जैसे राजकुमार जी कह रहे थे कि हरियाणा के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये ऐसा लगा था कि कांग्रेस की एक अच्छी वेव बन रही है, पर कांग्रेस की वेव बने ना बने, ये जरूर है कि आखिरी दिन तक इलेक्शन ओपन रहा है अब तक। आज भी जो हम वोटिंग देख रहे थे, वोटिंग परसेंटेज का जो डिप हुआ है, उसके भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये बनता है कि भाजपा से जो हम उम्मीद कर रहे थे इतना अच्छा फाइट बैक हो सकता था, शायद उतना अच्छा फाइट बैक ना हो पाया हो। पर ये बात जरूर है कि ये एजम्पशन स्टार्टिंग डे से ही कि जो कांग्रेस हम अज्यूम कर रहे थे, काफी लोग अज्यूम कर रहे थे कि कांग्रेस की एक मेजर वेव है, वो शायद वेव नहीं थी। ये जरूर है कि कांग्रेस के पास एक एज रहा है चुनाव के अंदर, अलग अलग बैटल्स रही हैं। एक बार पहले यही बात कह रहा था, कांग्रेस एक डिवाइडेड हाउस था, मतलब हुड्डा कुमारी शैलजा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। वो होते हुए भी अगर ये डिस्कशन हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है पावर में हरियाणा में, और दे वर फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी विच एस्टैब्लिशेस इटसेल्फ एज अ परिवार, मतलब भाजपा यूनाइटेड फ्रंट पे और कांग्रेस डिवाइडेड फ्रंट में, फिर भी कांग्रेस अगर एज ले रही है तो ये कुछ चिंताजनक बात जरूर थी। हालांकि अभी तक ये एज्यूम करना कि कांग्रेस या बीजेपी के अंदर कौन आगे नहीं है, वो थोड़ा टफ रहेगा, टिपिकल रहेगा। पर ये जरूर है कि बैटल जो थी वो अंत में आते आते 5 तारीख को आते आते ये हो गई थी कि क्या भाजपा को वोट देना है या भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जिनकी काफी अच्छी पोजीशन रही है चुनाव के दौरान, पर जैसे चुनाव पास आया 4 तारीख को, कल एक अच्छी हवा बनी थी पूरे स्टेट के अंदर, इस तरह से कॉन्वर्सेशन होने लग गई थी। वोटर ने अपने आप, मतदाताओं ने अपने आप विचार करना स्टार्ट कर दिया था कि किस तरफ वोट करेंगे वो। उसके अंदर आपको 4 तारीख को लग रहा था कि एक लहर बनती जा रही है, धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन हो रही है लोगों और मतदाताओं के बीच में कि चुनाव कांग्रेस के पाले में जा सकता है। उसी का नतीजा है कि जो आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर कांग्रेस की क्या स्थिति है, वो इसी सब बातों का नतीजा है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि शायद शुरुआत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना टिकट वितरण किया, उसके अंदर कई चीजें और ठीक की जा सकती। फॉर इंस्टेंस, अभी मेरे दिमाग में एक ही सीट का आता है, राजकुमार जी मेरे ख्याल से रिलेट करेंगे, गन्नौर सीट जो है उसमें देवेंद्र कादियान काफी मजबूत स्थिति में थे,
भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और उनको टिकट नहीं मिला, और उसके बाद इस वक्त मैंने अभी कुछ समय पहले वहीं पर बात करी थी, कुछ लोगों से जानने का प्रयास किया था, देवेंद्र कादियान फ्रंट लीड पर कर रहे हैं गन्नौर के अंदर वर्सेस बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस कैंडिडेट्स। तो आइए एक काम करते हैं अर्जुन जी, फिर बहुत सारी सीट्स हमने भी निकाल कर रखी हैं व्यूअर्स के लिए, हम इन सीटों की बात करते जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको जो सीट हमने सिलेक्ट किए हैं, जिनसे लोग रिलेट कर पाएंगे या उनको पहचानते होंगे, उसके अराउंड हम पूरे इस इलेक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। पवन, अगर हम शुरुआत कर पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सीट से, गढ़ी सांपला की सीट। बिल्कुल, गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के इलाके में आता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहां उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की मंजू हुड्डा के साथ है। और आपको बता दें कि मंजू हुड्डा 2 साल पहले सियासत में आई, अब की बार भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन यहां क्या स्थिति रहेगी वो देखना दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि मंजू हुड्डा का जो परिवार रहा है या कहें कि पति रहे हैं, उनकी एक हिस्ट्री शीटर की इमेज रही है। और गढ़ी सांपला किलोई वो विधानसभा का इलाका जहां 24 गांव हुड्डा खाप के पड़ते हैं। अच्छा। और यहां 5 बार खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं, बाकी हुड्डा खाप के उम्मीदवार रहे हैं। तो यहां इस दंगल में शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई ज्यादा चुनौती ना हो, ऐसा बहुत मतलब नहीं इस बात का चर्चा करने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव एक तरफा है, उसमें ज्यादा कोई संभावनाएं है नहीं, क्योंकि पिछली बार के जो उम्मीदवार थे उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया और बीजेपी को एक नया उम्मीदवार ढूंढ के लाने की जरूरत पड़ी, वो भी कोई 34-39 ये बात हमको जरूर करनी चाहिए, खास तौर पर जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने अपनी दावेदारी बार बार पेश की। इनफैक्ट आज तक वोटिंग के दिन तक वो कहती आई कि मैं एक सीरियस उम्मीदवार हूं, कैंडिडेट हूं मुख्यमंत्री के पद के लिए, हालांकि फैसला आला कमान करेगा। क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है जिसमें 10 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बजाय किसी और नाम पर कांग्रेस हाईकमान विचार करे? राजकुमार जी। सौरभ जी, 2 सिचुएशन है। एक तो हमें 2005 नहीं भूलना चाहिए। 2005 में भजनलाल लंबे समय तक सीएम रह चुके थे उससे पहले, और उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीसीसी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी 90 में से, और ये तय माना जा रहा था कि भजनलाल ही सीएम होंगे। लेकिन जब पार्लियामेंट एनेक्सी में मीटिंग हुई विधायक दल की, तो उसमें चौंकाने वाले सीएम के रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया। दूसरे दावेदार बीरेंद्र सिंह माने जा रहे थे, जिनका नाम डिस्कस ही नहीं हुआ। तो एक उम्मीद जो लोग मान रहे हैं कि हुड्डा नहीं भी हो सकते हैं या शैलजा हो सकती है, शैलजा की जो उम्मीद है वो शायद उस पर टिकी है कि आला कमान का आशीर्वाद। उस समय अगर आप थोड़ा याद कर लें कि भजनलाल नॉन जाट लीडरशिप का बड़ा चेहरा थे हरियाणा में, लंबे समय तक सीएम रहे, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी नहीं बने। तो इसलिए कि 1991 से 96 का जो पीरियड था या 98-99 तक का पीरियड था, उसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में पीवी नरसिंह राव के भरोसेमंद माने जाते थे। उन्होंने ही अल्पमत की सरकार को बहुमत में बदलने के लिए सारी खरीद फरोख्त जोड़ तोड़ की थी। तो उनके खिलाफ यह गया कि वो भरोसे के लायक नहीं है नेहरू परिवार के लिए, इसलिए उनको बनाया गया। लेकिन वो तभी संभव हो पाया जब कांग्रेस के पास प्रचंड बहुमत था। अगर वो बहुमत 50 सीट के आसपास का होता, नीचे का होता, तो शायद कांग्रेस जोखिम में लेती। तो अब ये डिपेंड इस बात पे करेगा कि कांग्रेस की सीटें कितनी आती हैं। अगर कांग्रेस मोर देन कंफर्टेबल मेजोरिटी में है, 60 क्रॉस कर जाती है, तो शायद आला कमान कोई रिस्क ले सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस 50 के आसपास टिकती है, तो मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई चांस लिया जाएगा। एक बात जरूर है कि कांग्रेस आला कमान का भरोसा शैलजा के प्रति भी काफी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में जाता है कि हरियाणा में जनाधार के सबसे बड़े नेता हैं वो। लेकिन शैलजा शायद जो कॉन्फिडेंस की बात करें आला कमान की, उसमें बाजी मार सकते हैं। कुमारी शैलजा पर तो बीजेपी में भी बहुत से लोगों ने उम्मीद लगा रखी है देवेंद्र, कि अगर उनका ये जो आप कह सकते हैं कि हल्का बगावती तेवर काम हो कर गया, दलित वोट जो है, दलित बीजेपी ने उसको बहुत भुनाने की कोशिश की है कि कुमारी शैलजा का अपमान हुआ, दलित बीजेपी कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं। क्या वाकई ग्राउंड पर ऐसा कुछ था और बीजेपी की उम्मीद की सारी उम्मीद क्या उसी दलित वोट से लगी हुई? उसमें 2 चीज़ था सौरभ। वोट के मामले में शैलजा वाले फैक्टर को भले ही हवा दिया जा रहा था, लेकिन अगर उम्मीद के बारे में बात करें आप सरकार बनाने को लेके, तो हुड्डा से ज़्यादा होगी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो आप मान के चल सकते हैं कि मध्य प्रदेश वाली कहानी यहाँ भी रिपीट हो सकती है।
और ये मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि पिछले कुछ साल पहले, पिछले चुनाव से जस्ट पहले ऐसी चर्चा भी हुई थी कि शायद हुड्डा पार्टी छोड़े, उनके साथ बहुत सारे लोग आए, बीजेपी के साथ गठबंधन, ऐसी चर्चा चल रही थी हरियाणा के पॉलिटिक्स में। उसमें ये भी कहा जाता था कि सीटों को लेकर शायद बात नहीं बनी। तो अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कंडीशन में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, अगर कांग्रेस को बहुमत आता है तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि फिर वो सरकार कितनी अस्थायी होगी, इस पर सवालिया निशान बना ही रहेगा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अगर बात करें तो जाट कम्युनिटी के मुख्यमंत्री को नहीं बनाना कांग्रेस पार्टी अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। एससी वोटर्स को लेकर बीजेपी जरूर ये हवा दे रही थी और वो चिंतित भी थी इस बात को लेकर कि हरियाणा के इस बार के चुनाव में एससी वोटर्स, उसमें खास तौर पे जो चमार कम्युनिटी के वोटर्स हैं, उनके अंदर एंटी बीजेपी वाली फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है। और वो चीज़ बीजेपी के लिए चिंता की बात थी। इसलिए चाहे शैलजा फक्टर हो या अशोक तंवर के बारे में शुरू में हवा दिया जा रहा था, ये अलग बात है कि बाद में दांव उल्टा पड़ गया, लेकिन ये रणनीति जरूर अख्तियार की जा रही थी। पवन, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि एससी वोटर 2014 के चुनाव में अगर देखें तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीट में 2 रिजर्व सीटें हैं, दोनों कांग्रेस ने जीती हैं। तो एक पहला इंडिकेशन यह था कि एससी वोटर कांग्रेस की तरफ टिल्ट कर रहा है। एससी वोटर लगभग 20% है, 25% जाट वोटर हैं। और अगर आप 2 वोट बैंक में अगर आप देखेंगे, अगर 25% और 45% में अगर आप बहुमत हासिल कर लेते हैं तो आप सत्ता के करीब होते हैं। 2005 का जो आप बात कर रहे हैं, भजनलाल की अगुवाई में जब चुनाव लड़ा गया था, तब कांग्रेस का एक नारा था, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। तो उस गरीब में कौन आता था? गरीब में किसान वर्ग आता था जो कि प्रीडोमिनेंटली जाट है, और दलित वर्ग आता था। तो वो दोनों कांग्रेस के साथ थे। और जैसे ही दलित ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो 2014 में वो बीजेपी की लहर भी हमने देखी थी। वो बीजेपी की लहर जो बनी थी वो अपर कास्ट, ओबीसी और दलित सब साथ आए थे, तब जाके जाट अकेले अलग रह गए थे। तो ये बात है। इसीलिए एससी कम्युनिटी की वोट को काटने के लिए ही 2 गठबंधन भी हुए थे, बसपा का आईएनएलडी के साथ और आजाद समाज का हुआ था जेजेपी के साथ जी। लेकिन अब देखना होगा कि समाज का वोट कितना बटा है या कांग्रेस के साथ जुटा है। मतलब बाय एंड लार्ज आप किंग मेकर कह लें या जो क्रूशल वोट है वो यही है, 20% दलित वोट और 25% जाट वोट। बिल्कुल 25% जाट वोट। लेकिन दिक्कत यह है कि जाट वोट को के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों वोट बटे, ऐसी उम्मीद भाजपा करेगी। हाँ, वो उम्मीद कर रही है कि ये बटे, लेकिन माना जाता है कि जाट वैसे भी एक साथ वोट नहीं देते। अगर मेजोरिटी में एक साथ दे दे बात अलग है, लेकिन जाट जब जहां पावर की बात होती है तो पावर शेयरिंग पे बहुत बात आ जाती है। अगर मेरी पावर आपके साथ नहीं है तो मैं बीजेपी के साथ जुड़ जाऊंगा। तो आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी, ऐसा नहीं है कि सारे जाटों ने एक तस्वीर मीडिया में खींची जाती है कि जाट बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो 5 सीटें जीतती बीजेपी। चलें, खैर अभी तो हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की और उसमें जाट वोट की बात हो गई, दलित फैक्टर की बात हो गई। आगे ओबीसी वोट की बात हम करेंगे, जिसके मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी साहब। सैनी साहब लाडवार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बार बार ये तंज कसती रही है कि वो अपनी सीट निकाल लें तो बहुत होगा, इस बार तीसरी बार सरकार बनाने के ख्वाब ना देखें।